15 अगस्त 1947 का समय जब देश आज़ाद हुआ, सबसे पहले भारतीय ज़मीन पर जनवाद की एक सुदृढ़ स्थापना की गई। यह इस हद तक सफल रही कि आज के लोग ऐसा मानने लगे कि हमेशा से भारत में जनवाद ऐसे ही स्थापित था। इस जनवाद की स्थापना की शुरुआत 1947 के बाद संविधान निर्माण प्रक्रिया के साथ ही आरंभ हुई और 26 जनवरी 1950 को भारत वैश्विक पटल पर गणतंत्र राष्ट्र बनकर उभरा और इसे लागू किया गया। मैं दीक्षा, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे भारत के पहले आम चुनाव के संदर्भ में कि किस तरीके की प्रक्रिया रही, किस तरीके से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। चलिए तो जानते हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत। भारत में 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव हुए, जो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। मतदाताओं ने भारत की संसद के निचले सदन पहली लोकसभा के 489 सदस्यों को चुना। अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। चुनाव 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के प्रावधानों के तहत आयोजित किए गए थे। संविधान को अपनाने के बाद संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना जारी रखा, जबकि अंतरिम मंत्रिमंडल का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 1949 में एक चुनाव आयोग बनाया गया और मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। एक महीने बाद संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कैसे आयोजित किए जाएं। लोकसभा की 489 सीटें 25 राज्यों के 401 निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित की गई थीं और 314 निर्वाचन क्षेत्र थे जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का उपयोग करके एक सदस्य का चुनाव करते थे। 86 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 सदस्य चुने जाने थे, एक सामान्य वर्ग से और एक अनुसूचित जाति से या जनजाति से। इस समय संविधान में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रावधान किया गया था। 1951 से 52 के दौरान हुए आम चुनाव में जनवाद ने एक महान छलांग लगाई। ये चुनाव 4 महीनों के दौरान संपन्न हुए। यह चुनाव प्रक्रिया पूरी दुनिया में जनवाद के लिए किया गया सबसे बड़ा प्रयोग था। चुनाव सर्ववयस्क मताधिकार के आधार पर करवाए गए, जिसमें 21 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार सौंपा गया। मतदाताओं की कुल संख्या 17 करोड़ 30 लाख थी, जिसमें ज़्यादातर लोग गरीब, अनपढ़ और ग्रामीण क्षेत्रों के थे। इन लोगों को चुनावों का पहले से कोई अनुभव प्राप्त नहीं था। उस समय का सबसे बड़ा सवाल यही था कि पता नहीं लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। कई लोग ऐसे मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग राजनीतिक परिपक्वता और जिम्मेदार तरीके से कर पाने का शंका करते थे। कुछ लोगों का कहना था कि भारत जैसे जाति विभाजित, बहुधर्मावलंबी, अशिक्षित और पिछड़े समाज के लिए जनवादी चुनाव उचित नहीं जचते हैं और ऐसे समाज में सिर्फ उदार निरंकुशता ही राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यवस्था हो सकती है। आगामी चुनावों को किसी ने अंधेरे में छलांग कहा तो किसी ने विचित्र या फिर विश्वास आधारित प्रयास कहा। भारत की चुनावी व्यवस्था संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप विकसित की गई। संविधान द्वारा एक चुनाव आयोग का गठन किया गया, जिसका प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त को बनाया गया, जो सभी चुनावों को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसे कार्यपालिका, संसद एवं सत्ताधारी दल से बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में चुनावों का आयोजन एक भीषण कार्य था। पहले घर घर जाकर 17 करोड़ मतदाताओं को सर्वेक्षण द्वारा दर्ज किया गया। 70% से ऊपर मतदाताओं को निरक्षर देखते हुए यह व्यवस्था की गई कि उम्मीदवारों की पहचान चुनाव चिन्ह का चित्र बनाकर किया जाए। ऐसे चुनाव चिन्ह प्रत्येक प्रमुख पार्टी और स्वतंत्र उम्मीदवारों को आवंटित किए गए। उस समय प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग मतपेटी आवंटित की गई थी, जिस पर उनका चुनाव चिन्ह बना होता था। बाद में इसे बदलकर मतपत्रों पर ही चुनाव चिन्ह छापने का प्रावधान बनाया गया। मतदाता अपने मतपत्रों को उन विशेष मतपेटियों में डालते थे जो उनके उम्मीदवार के लिए विशेष रूप से आवंटित होते थे। मतपत्र गिराते समय गोपनीयता बनाए रखने के लिए पूरा इंतजाम किया गया था। 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। करीब करीब प्रति 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बना था। इसमें करीब 25 लाख लोहे की मतपेटी रखी गई, क्योंकि हर उम्मीदवार के लिए एक अलग बक्सा था।
करीब 62 लाख मतपत्र छपे हुए थे। करीब 10 लाख अधिकारियों ने चुनाव का संचालन किया। इन उम्मीदवारों में से जिसे भी सबसे अधिक मत प्राप्त था वही चुन लिया जाता था। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% से अधिक मत पाना अनिवार्य नहीं था। कुल मिलाकर 14 राष्ट्रीय और 63 क्षेत्रीय और स्थानीय पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। इसके अलावा भारी संख्या में स्वतंत्र उम्मीदवार 489 लोकसभा सीटों और 3283 राज्य विधानसभा सीटों के लिए चुनाव मैदान में उतरे। इनमें से लोकसभा की 98 सीटें और विधानसभाओं की 669 सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित थी। करीब 17,500 उम्मीदवार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के संपूर्ण चुनाव में खड़े हुए और चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक के 4 महीने के तक चलते रहे। पहले आम चुनाव की खास बात जवाहरलाल नेहरू का शक्तिशाली चुनावी अभियान था। आश्चर्यजनक ऊर्जा का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने करीब 40,000 किलोमीटर की यात्रा की और 3.5 करोड़ लोग यानी कि भारत की आबादी के 10वें हिस्सों को अपनी चुनावी दौरों में संबोधित किया। चुनाव बहुत ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से बिना अधिक हिंसा के संपन्न हो गया। इस बात की उस समय दुनिया भर में व्यापक सराहना की गई। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में चुनावों के लिए विशेष सलाहकार की हैसियत से आमंत्रित किया गया। मई 1950 में गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एस राधाकृष्ण को चुन लिए जाने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया पूरी हुई। लोगों ने यह भी प्रदर्शित किया कि गरीबी और अशिक्षा तथा जटिल चुनाव प्रक्रिया के बावजूद भी वे सावधानी पूर्वक वोट डालने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए रद्द मतों की संख्या मात्र 3 से 4% ही थी। सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बड़ी संख्या में मतदान करने आए, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजातियों की हिस्सेदारी भी व्यापक रूप से हुई। एक सबसे गौर करने लायक बात है कि बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी थी। एक अनुमान के अनुसार वोट डालने योग्य 40% महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस तरह नेताओं की जनता में आस्था उचित साबित हुई। जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो पता चला कि करीब 46.6% योग्य मतदाताओं ने अपना मत प्रयोग किया था। उसके बाद यह प्रतिशत बढ़ता ही गया और करीब करीब अमेरिका के मतदान प्रतिशत के बराबर ही रहा। देश में सबसे अधिक मतदान 80.5% केरल के कोट्टयम संसदीय क्षेत्र में हुआ, जबकि सबसे कम मतदान 18% मध्य प्रदेश के शहडोल में हुआ। 1951 से 52 के चुनावों द्वारा प्रारंभ की गई राजनीतिक व्यवस्था कई राजनीति शास्त्रियों ने एक दलीय प्रधान व्यवस्था की शुरुआत माना, परंतु दरअसल यह बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत थी, जिसमें कांग्रेस को इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग और स्थिरता की गारंटी करने वाली ताकत का विशेष स्थान प्राप्त था। यह भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के पास सीटों की संख्या अधिक होने के बावजूद संसद के अंदर विपक्षी दल बहुत ही प्रभावशाली थे। विपक्ष ने संसद के अंदर प्रश्नकाल का भी भारी उपयोग किया और संसद के अंदर की बहस को बहुत ऊंचे स्तर तक बनाए रखा। विपक्षी दलों के अत्यधिक प्रभाव का एक बड़ा कारण एक तरफ उनके बीच कई उच्च क्षमता के नेताओं की मौजूदगी थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष के विचारों के प्रति नेहरू का अतिशय आदर भी था। एक बात पर गौर किया जाए तो उस समय ट्रेड यूनियन, किसान सभा, हड़ताल, बंद और प्रदर्शन जैसे अन्य कई राजनीतिक भागीदारियों के उपायों के उपलब्ध रहते हुए भी अब मध्यम वर्ग, संगठित मजदूर वर्ग, समृद्ध और मध्यम किसान आदि तबके के लिए चुनाव ही प्रत्यक्ष राजनीति का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सबसे बड़ा माध्यम बन गया। इसी तरह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। नेहरू युग के दौरान 1952 के बाद 2 और आम चुनाव हुए, जो 1957 और 1962 में हुए, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री रहे। इन दोनों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी। जहां 1951 से 52 में यह 46% था, वहीं 1957 में 47% और 1962 में करीब 54% हो गया। इन दोनों चुनावों में कांग्रेस को भारी विजय प्राप्त हुई और ना तो दक्षिणपंथी ना ही वामपंथी इसे किसी भी प्रकार की चुनौती दे सके, परंतु दोनों ने ही कांग्रेस शासित राज्यों में अपना मार्ग प्रशस्त किया और 1957 में कम्युनिस्ट केरल राज्य में सरकार बनाने में सफल रहे, जो जनवादी रूप में चुनी गई दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार थी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी तक के सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहे, जिनका 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक इन्होंने शासन किया। 1951 और 52 के चुनाव आने वाले वर्षों में निष्पक्ष और नियमित चुनावों के अग्रदूत बन गए। 1952 से अब तक के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अनेक चुनाव हो चुके हैं, जिनमें मतदाताओं की संख्या, खासकर ग्रामीण और महिला मतदाताओं की संख्या पहले से बढ़ती ही गई, जो आम जनता में बढ़ी हुई जागरूकता का एक सूचक है।